नमस्कार भाई और बहनों। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। पिछले छठे अंक में मैंने क्षत्रियों के संक्षिप्त इतिहास का वर्णन किया था और जिसमें बताया था कि क्षत्रिय वंशों की कैसे उत्पत्ति हुई। भारतीय वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण कहे जाते हैं और इन वर्णों में की व्यवस्था भी मानव शरीर के अनुसार ही की गई है। जिस तरह से मानव के शरीर में सिर ब्राह्मण का द्योतक है, उसकी भुजाएं क्षत्रियों की द्योतक हैं, उसका उदर वैश्यों का द्योतक है और पैर जो पूरे शरीर का भार लेकर चलते हैं वो शूद्र का द्योतक हैं। इसी प्रकार से पूरी वर्ण व्यवस्था समाज के लिए रची गई थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत में गीता में उपदेश देते हुए कहा अर्जुन को, चतुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभागसा। मैंने 4 प्रकार की सृष्टि की है, 4 प्रकार के वर्णों की, उनको गुण कर्मों के हिसाब से विभाजित किया है। इस प्रकार मात्र 4 वर्ण ही पूरे समाज में थे, परंतु आज देखते हैं कि एक पिछड़ा वर्ग भी पैदा हो गया है। ये पिछड़ा वर्ग कहाँ से आया, यह विचारणीय प्रश्न है। इसका कोई समुचित उत्तर नहीं दे पाता और बैकवर्ड के हमारे बंधु भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं और वो भी इसका कोई समुचित उत्तर नहीं दे पाते हैं, परंतु वो अपने को कहीं न कहीं क्षत्रियों से अवश्य जोड़ते हैं। जैसे कि किसान जो अपने को लोधी राजपूत कहते हैं, वो अपने को चंद्रवंशी क्षत्रियों की परंपरा से जोड़ते हैं। इसी प्रकार से काछी वर्ण के लोग अपने को सूर्यवंशी कहते हैं और शाक्य मुनि भगवान गौतम से भी अपने को जोड़ते हैं। इसी प्रकार से हमारे यादवों का जो वर्ण है वो अपने को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ते हुए अपने को यदुवंशी कहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये वर्ण आखिर आ कहाँ से गए। जोड़ते ये सब अपने को क्षत्रिय मानते हैं और वास्तविकता भी है कि क्षत्रिय हैं। अब ये क्षत्रियों से होकर ये बैकवर्ड कैसे हो गए, इस कथानक पर विचार करने की आवश्यकता है। इस मनवंतर के 7वां मनवंतर जो हमारा चल रहा है, इसके 19वें चतुर्युग के त्रेता युग में भगवान परशुराम का जन्म हुआ। उस समय सहस्त्राभाव अर्जुन जो यदुवंशी था, इस समस्त पृथ्वी पर अपना शासन स्थापित किया। समस्त पृथ्वी का वो अधिपति था। किसी कारणवश, लंबी कहानी है, इसने परशुराम जी के पिता जमदग्नि का वध कर दिया। परशुराम जी को अपने पिता के वध से अत्यधिक क्रोध हुआ और उन्होंने सहस्त्राभाव अर्जुन और उसके सहयोगी सभी क्षत्रियों को युद्ध में पराजित किया। सहस्त्राभाव अर्जुन का वध किया और कहा जाता है कि उन्होंने पृथ्वी पर क्षत्रियों का नाश किया। एक बार नहीं, 21 बार क्षत्रियों का नाश किया। अब ये विचारणीय प्रश्न है कि आखिर परशुराम जी ने समस्त पृथ्वी से क्षत्रियों का कैसे विनाश कर दिया। क्या ये संभव है कि कोई व्यक्ति समस्त जाति को ही समाप्त कर दे? नहीं, ऐसा नहीं है। हुआ वास्तव में ये था कि जो क्षत्रिय परशुराम जी के विरोध में और सहस्त्राभाव अर्जुन के साथ थे, उनको उसने परशुराम जी ने क्षत्रिय धर्म से पतित कर दिया। क्योंकि तत्कालीन व्यवस्था ऐसी थी कि अगर ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति या कोई श्रेष्ठ व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को कहता कि तुम इस वर्ण से पतित हो, तो वो पतित माना जाता था। जैसा कि हमारे चंद्रवंश की परंपरा में राजा ययाति का आख्यान बहुत अति प्रसिद्ध है कि उन्होंने अपने 4 पुत्रों से जवानी मांगी। उनके जवानी न देने पर उन्होंने उनको क्षत्रिय धर्म से पतित करके नीच जात का क्षत्रिय होने का श्राप दे दिया था, जिसके फलस्वरूप यदु, अनु, दुहि और पुर की संतानें जो बाद में यवन और यदुवंशी कहे गए, उनको क्षत्रियों में आज भी वो स्थिति प्राप्त नहीं है जैसा कि समाज में होनी चाहिए। यद्यपि भगवान कृष्ण ने भी यदुवंश में जन्म लिया, निसंदेह
इस प्रकार से परशुराम जी के द्वारा उन क्षत्रियों को क्षत्रिय धर्म से जिनको पतित किया गया था, वही वर्तमान के पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। पिछड़ा वर्ग भी वास्तव में क्षत्रिय वंश से ही आते हैं। हम देखते हैं कि समाज की व्यवस्था में इतने लंबे समय से ये काल चला आ रहा है, क्योंकि 19वां चतुर्युग जिसको हुए हजारों नहीं करोड़ों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, ये व्यवस्था समाज में इतनी पुरानी हो गई कि धीरे धीरे ये बैकवर्ड की श्रेणी में आ गए। परंतु वो सब अपने को क्षत्रियों से ही जोड़ते रहे हैं, अपने को क्षत्रिय मानते रहे हैं और आज भी क्षत्रिय मानते हैं। परंतु दुर्भाग्य ये है कि ये सब वर्ण जो अपने को क्षत्रिय मानते हैं, जैसे कि हमारा कुर्मी वर्ण है, ये भी भगवान राम के वंशज से संबंध रखता है, ये भी सूर्यवंशी है। लेकिन ये सभी बैकवर्ड के लोग अपने को क्षत्रिय कहते हैं, लेकिन और क्षत्रिय होने का दम भी भरते हैं, लेकिन सर्वाधिक क्षत्रियों का विरोध भी करते हैं। इस प्रकार से समाज का जो वैमनस्य है, क्षत्रियों में आपस में ही वैमनस्य की स्थिति पैदा हो गई। आज यदि बैकवर्ड के लोगों को क्षत्रिय समाज मान्यता देकर उनको क्षत्रिय कुलों में सम्मिलित कर लेता है, तो मैं समझता हूँ कि क्षत्रिय वर्ण पुनः उसी स्थिति को प्राप्त कर सकता है जैसा कि पूर्व में थी। विचारणीय प्रश्न है, इस पर सभी को विचार करना चाहिए, विशेष रूप से क्षत्रियों को विचार करना चाहिए और हमारे जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको भी अपने इतिहास की खोज करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि आखिर वो कहाँ से आए। जैसा कि मैंने वर्णन किया है, इसका वर्णन सभी पुराणों में दिया गया है। मत्स्य पुराण में वर्णन है, महाभारत में वर्णन है और बहुत से ग्रंथों में इस बात को दिया गया है कि किस प्रकार से परशुराम जी ने क्षत्रियों का संहार किया। लेकिन संहार करने का तात्पर्य ये नहीं था कि उन्होंने शिरोच्छेद करके सबका वध कर दिया हो। उन्होंने उनको तत्कालीन क्षत्रिय व्यवस्था से नीचे घोषित कर कहा कि तुम क्षत्रिय धर्म से पतित हो गए, पतित होकर कहाँ जाएं। जैसा कि याति का प्रसंग है, उसमें अपने पुत्रों को ही उन्होंने क्षत्रिय धर्म से पतित होने का श्राप दिया और वो क्षत्रिय धर्म से पतित कर गए। एवन और म्लेक्ष और यदुवंशी कहे गए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे पिछले वर्ग के लोग भी क्षत्रिय से ही उत्पन्न हुए हैं और निसंदेह क्षत्रिय हैं। हमें खोजना है, अपने इतिहास को गहराई से जाना है। यद्यपि YouTube पर बहुत से सीरियल आते हैं, मैं देखता हूँ कि उन्होंने कहा अहीर और यदुवंश की परंपरा में भगवान कृष्ण से अपने को जोड़ते हैं, लेकिन यदुवंश से अहीर और यादव नहीं आए हैं। देखा जाए तो नंद बाबा जो थे वो ग्वाल थे और ग्वाल के घर पर ही भगवान कृष्ण का लालन पालन हुआ। माता यशोदा को उन्होंने माँ देवकी से ज़्यादा सम्मान दिया और ये कहा कि माँ यशोदा की गोद में जो मुझको सुख प्राप्त हुआ वो कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार से भगवान कृष्ण चूँकि ग्वालों के यहाँ उनका पालन पोषण हुआ, तो ग्वाल जो थे वो पूर्व में परशुराम जी के श्राप के कारण क्षत्रिय वंश से पतित होकर ग्वालों की श्रेणी में आ गए थे, इसलिए उनको ग्वाला कहा गया। तो इस प्रकार से अन्य वंशों का भी इसी प्रकार का इतिहास है। हम सबको इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि समाज के इस वैमनस्य को, सनातन व्यवस्था को किस प्रकार से हम पुनर्जीवित कर सकें। इसके लिए हमारे विशेष रूप से क्षत्रिय भाइयों को विशेष रूप से चिंतन करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार अपने पिछले वर्ग के भाइयों को अपने साथ मिला सकें। यद्यपि आज समाज बहुत आगे जा चुका है, वर्ण व्यवस्था एक तरह से धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, आपस में वैवाहिक संबंध भी होने लगे हैं कहीं कहीं पर, तो उसे भी आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हम रक्त संबंधी हैं, तो आपस में वैमनस्यता को छोड़कर हम सब जुड़कर एक हो जाएं, तो हो सकता है इस भारत के इतिहास को एक नई दिशा दे सकें और ये भारत फिर स्वर्णिम भारत की श्रेणी में आ सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।